हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो लाया हूँ कि कैसे आप CSR नेट के पेपर में 120 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो आज मैं आपसे ऐसी स्ट्रेटेजी शेयर करूँगा कि कैसे आप पेपर अटैम्प्ट करें जिससे आपके मार्क्स 120 क्रॉस कर जाएं और जो कि एक सेफेस्ट स्कोर है आपका JRF निकालने का। पहले मैं आपसे ये बता दूं, आज मैं आपको ये नहीं बताने वाला कि आप क्या प्रिपरेशन करें और कैसे प्रिपरेशन करें कि आपके इतने मार्क्स आएंगे, कि मैं आज आपको ये बताऊंगा कि आपको पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है और किन चीज़ों का ध्यान रखना है जिससे आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ सकें। तो शुरू करने से पहले 2-3 बातें जो आपको गौर करनी है। पहला तो ये कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और जो भी इसकी टिप्स दिए हैं उसे एक जगह लिख लीजिएगा। सेकंड, मैं आपको ये तो बता रहा हूँ कि 120 मार्क्स कैसे लाने, पर साथ में ये भी याद रखना कि मार्क्स डिपेंड करते हैं पेपर पे, कि मतलब पेपर हार्ड आया है या इजी आया है, मीडियम आया है। यानी 120 का मतलब है यहाँ पे मैं ये बात कर रहा हूँ कि आपको एक सेफेस्ट स्कोर में ले जाने की। तो आप जैसा भी पेपर आएगा उस हिसाब से आप इस स्ट्रेटेजी को अपनाइएगा। सेकेंड, आप ये जानना चाह रहे होंगे कि आपके कितने मार्क्स आए थे सर। तो मेरे जो लास्ट टाइम मार्क्स आए थे वो 112 आए थे, पर उस समय जो पेपर था वो थोड़ा टफ़ की तरफ था, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था, पर ये था कि वो पेपर टफ़ ही था। तो 112 भी बहुत अच्छे मार्क्स थे और जो मेरी रैंक थी वो 52 थी। थर्ड, मैं ये कहना चाहूँगा मैंने 120 इसलिए चुना है क्योंकि एक सेफेस्ट स्कोर है। अगर आप जितने भी पेपर एनालाइज कर लें लास्ट ईयर के तो 120 से ऊपर कट ऑफ गई नहीं है और इनफैक्ट 117 शायद हाईएस्ट है। तो 120 एक सेफेस्ट स्कोर है जिसमें आपका JRF निकल जाएगा। अगर आप इतने का टारगेट रखते हैं तो ये बहुत अच्छा स्कोर है। फोर्थ, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा दोबारा कि जो भी मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ उसे आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि पेपर इस पर डिपेंड करता है कि आप अटैम्प्ट कैसे करते हैं रेदर देन आपको कितना आता है। क्योंकि कभी कभी ये होता है आप पढ़ भी खूब लेते हैं पर फिर भी आपका पेपर रह जाता है। तो आज आप जान लीजिए क्या ऐसी गलतियाँ हैं जो आप करते हैं या क्या ऐसी चीज़ें जो आप मिस कर देते हैं एग्ज़ाम देते समय। चलिए अब मैं आपसे स्ट्रेटेजी शेयर करता हूँ। तो फर्स्ट, मैं आपसे कहना चाहूँगा आप प्लीज़ टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट कर दें। अगर आप टेस्ट सीरीज नहीं दे रहे तो आप प्लीज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दें, या कोई असाइनमेंट सॉल्व करें, या कोई बुक ऐसी लें जिसमें क्वेश्चन हो और उसके आंसर हो, उसे सॉल्व करें। क्योंकि इससे होगा क्या कि अभी से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की और किस टाइमिंग में किस क्वेश्चन को ख़त्म करना है इसकी आदत पड़ जाएगी। साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा आप एग्ज़ाम की आदत भी अभी से डाल लें। अब एग्ज़ाम की आदत का मतलब है जो भी आपने सोच लिया है उसी दिन एग्ज़ाम दें, और टेस्ट सीरीज़ को या किसी भी असाइनमेंट को आप एग्ज़ाम की तरह ही लें, और जिस दिन भी उसका एक फ़िक्स टाइम है उसी दिन आपको सॉल्व करें, चाहे आपने तैयारी पूरी की है चाहे नहीं की है। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ एग्ज़ाम के दिन भी आपको ये लगने वाला है कि आपको कुछ नहीं आता है और आपने अभी भी कम तैयारी की है या थोड़ा और समय मिल जाना चाहिए था। तो आप इस डर की आदत पहले से ही डाल लें। तो इसीलिए जब भी आपको पेपर और असाइनमेंट देने एक ही टाइम पे देने, एक ही स्लॉट में देने और रेगुलर देने। सेकेंड, मैं ये कहना चाहूँगा अगर हो सके तो आप फुल लेंथ टेस्ट जरूर दें। अगर आप छोटे मोटे टेस्ट नहीं देते हैं, यानी जो माइनर टेस्ट होते हैं या आप चैप्टर वाइज जो टेस्ट होते हैं अगर वो नहीं देते हैं, पर आप कोशिश करें कि आप फुल लेंथ टेस्ट जरूर दें। फुल लेंथ टेस्ट से ही मेन एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से होती है। आप वो भी नहीं करना चाहते तो पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करें और वो भी ईयर वाइज सॉल्व करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको जाना कैसे, 2016 से स्टार्ट करना है 20 तक, देन वापस आपको जाना है 2011 पे, तब आपको 2011 से 2016 कंप्लीट करना है। तो ये आपकी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। थर्ड, एग्ज़ाम में आपको क्या करना है वो बातें मैं आपको बताता हूँ। तो आपको पहले तो पार्ट C से स्टार्ट करना है, ये सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी है। एग्ज़ाम में अगर आप पार्ट C में जाते हैं और पार्ट C से स्टार्ट करते हैं तो मुझे लगता है कि आपके मार्क्स भी ज़्यादा लाने के चांसेस होते हैं और आपका टाइम भी बहुत बचता है स्टार्टिंग में, क्योंकि आप कम टाइम में ज़्यादा मार्क्स ले आते हैं। या ये भी कह सकते हैं जितना टाइम आप पार्ट C में देते हैं पर उसमें जितने मार्क्स आपके आते हैं उसी से आपकी पोजीशन भी फिक्स हो जाती है। अब फोर्थ पॉइंट है, आप कोशिश करें कि पार्ट C में आप मिनिमम 60 मार्क्स तो लाएं ही, और 60 से 75 का एक एवरेज मार्क्स आप रखें कि आपको इनके बीच में लाना है। देखिए मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जितने भी मार्क्स JRF के लिए आते हैं या उसकी कट ऑफ आती है, अगर आप उसके आधे मार्क्स पार्ट C में ले आएँ तो आपका आराम से एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है, और ये रियलिटी है। इसलिए आप 60 to 75 का एक स्कोर हमेशा पार्ट C के लिए रखें और इतना समझ के चलें
कि आपको इतने मार्क्स तो लाने ही हैं। और अगर मैं पार्ट बी की बात करूं तो आप पहले से ही सोच के चलें कि आपको 40 to 50 के बीच में मार्क्स लाने ही हैं। अगर पार्ट ए की बात मैं करूं तो आप 10 to 20 मार्क्स का एक एवरेज रख सकते हैं, कितने मार्क्स आपके आने चाहिए, तभी जाके आपके जो टोटल मार्क्स हैं वो 120 प्लस बैठेंगे और आप एक सेफ स्कोर में आ जाएंगे। ये आप अपनी एक स्ट्रेटेजी का हिस्सा रखें कि आपको पार्ट सी में मिनिमम 60, पार्ट बी में मिनिमम 40 और पार्ट ए में मिनिमम 10 तो आपको लाने ही है, या 15 से ऊपर आपको लाने ही है, तभी जाके आपका JRF पक्का होगा। अब फिफ्थ है, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा जब आप पार्ट सी अटेम्प्ट करें एग्जाम में तो क्वेश्चनों को प्लीज़ बहुत वाइजली सॉल्व करें। वाइजली सॉल्व करने का मतलब है कि आप एक चीज़ ध्यान रखना कि जो हार्ड क्वेश्चन होते हैं वो एक साथ दे रखे होते हैं लाइन से, मतलब 10 to 15 क्वेश्चन आपको लगातार लाइन से मिलेंगे। या ऐसा भी हो सकता है आप ऑर्गेनिक छोड़ के जाएं या ऑर्गेनिक कम पढ़ के जाएं, तो भी आप देखेंगे ऑर्गेनिक लाइन से 10 to 15 क्वेश्चन आती है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। आप अपना टाइम ऐसे बचा सकते हैं कि जब भी वो क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्ट स्किप करके 10 to 15 क्वेश्चन, या ये भी कह सकता हूँ मैं, स्टार्टिंग में अगर 10 to 15 हार्ड आए तो आप डायरेक्ट लास्ट से स्टार्ट करें, और अगर बीच में आते हैं तो आप 10 to 15 को डायरेक्ट स्किप कर सकते हैं, क्वेश्चन को सीधा बड़े फॉर्मेट में देख के, सारे क्वेश्चन एक साथ देख के, और डायरेक्ट वहाँ पे आ सकते हैं जहाँ पे आपको लगता है कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि पार्ट सी में आपको टाइम का भी ध्यान रखना है और बहुत ही वाइजली क्वेश्चन सॉल्व कर। सिक्स्थ है, अगर टाइमिंग की मैं बात करूं तो पार्ट सी को आप मिनिमम 1.5 घंटा तो दें। अगर आपने 1.5 घंटा पार्ट सी को दिया है तो मुझे लगता है कि आपका एग्जाम बहुत अच्छे से हो जाएगा। अब 1.5 घंटे में आपको करना क्या है, आपको जल्दी जल्दी पहले तो सॉल्व करना, आधे घंटे में जितने आपसे स्टार्टिंग में टिक लग जा रहे हैं वो सॉल्व करने, और बाकी आधे घंटे में आपको बहुत रिलैक्स होकर सॉल्व करना है, या 45 मिनट्स में, और बाद में 15 मिनट्स आपको दोबारा रिवाइज करना है कि जितना आपने सॉल्व किया है उतना सही है कि नहीं। और पार्ट बी के लिए मैं अगर बात करूं तो हाफ एन आवर इनफ है। पार्ट ए अगर आपका वीक है तो हाफ एन आवर उसके लिए भी इनफ है। एंड देन लास्ट हाफ एन आवर में आप पूरे पेपर को एनालाइज कर सकते हैं, या दोबारा आप रिवीजन कर सकते हैं और देख सकते हैं कहीं आपने गलती तो नहीं की। सेवेंथ, मैं ये कहना चाहूँगा प्लीज़ आप फालतू क्वेश्चन में टाइम वेस्ट ना करें। एक चीज़ याद रखें कि CSR नेट में बहुत ज़्यादा ऑप्शन होते हैं, तो इसीलिए बहुत से क्वेश्चन ऐसे भी आपको मिलेंगे जो आपको लगता है कि क्वेश्चन बहुत आसान है, क्वेश्चन निकलने वाला है, पर लास्ट मोमेंट में फंस जाता है। तो प्लीज़ आप कैलकुलेशन पार्ट, या बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पे आपको लगे कि बस लास्ट स्टेप कैसे भी करके तुक्का लगा के या थोड़ा सोच के मैं कर लूँगा, तो उसमें आप टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि CSR नेट में बहुत ज़्यादा ऑप्शन होते हैं और अगर आप ढूंढना चाहेंगे तो आपको ईजिली उतने मार्क्स के क्वेश्चन मिल जाएंगे जितने में आपके JRF हो जाता है। तो इस चीज़ को आप जरूर ध्यान दीजिएगा और एमबीबीएस क्वेश्चन में बिल्कुल भी नहीं फंसिएगा। अब 8 पॉइंट है, अगर आपको 120 प्लस मार्क्स लाने तो तीनों पार्ट की एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताऊंगा जिसे आप जरूर याद रखिएगा। तो पहला तो पार्ट ए में आप ये चीज़ याद रखिएगा कि अगर आपसे क्वेश्चन नहीं होते हैं तो एक बार प्लीज़ ऑप्शन में भी देख लीजिएगा। कभी कभी पार्ट ए में जो क्वेश्चन होते हैं वो ऑप्शन से भी सॉल्व हो जाते हैं, या कुछ वैल्यूज़ अगर आप ऑप्शन की रख लेते हैं क्वेश्चन में तो भी आपका आंसर करेक्ट आ जाता है। तो पार्ट ए में ये चीज़ जरूर याद रखने की है कि ऑप्शन से आंसर ठीक हो जाता है कभी कभी, तो यानी आपको 2 से 4 मार्क्स ऑप्शन से भी मिल जाते हैं, तो आप ऑप्शन वाइज भी जा सकते हैं पार्ट ए में। अगर पार्ट बी की मैं बात करूं तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि आपको नेगेटिव मार्किंग कम से कम करनी है, क्योंकि पार्ट बी में जनरली रटने के क्वेश्चन आते हैं और वहाँ पे गलत होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो पार्ट बी में आप कम नेगेटिव मार्किंग करें और साथ में तुक्के भी कम लगाएं। अब पार्ट सी में मैं अगर कहना चाहूँ आपको, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि आप अगर वहाँ पे क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट कर सकें तो अच्छा है। ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट करने के मतलब है कि आपको कम से कम 15 to 20 के बीच में क्वेश्चन जरूर करने हैं, और अगर आप 20 क्वेश्चन तक कर लेते हैं और आपको लगता है कि 19 या 18 आपके ठीक हैं, या आपको कॉन्फिडेंस है अपने पूरे कॉन्सेप्ट में 18 क्वेश्चनों में, तो आपको मैं ये कहना चाहूँगा आप लास्ट के 5 भी अटैम्प्ट कर दें, यानी पूरे 25 अटैम्प्ट कर दें और तुक्का आप मार सकते हैं पार्ट सी में, क्योंकि वहाँ पे जो एक क्वेश्चन सही होने का जो आपको मिलता है रिवॉर्ड वो बहुत ज़्यादा है, और गलत होने का 4 में अगर आप गलत करते हैं तब जाके आपका एक क्वेश्चन का पूरे मार्क्स कटते हैं। तो इसीलिए पार्ट सी में आप तुक्के मार सकते हैं, पर तब जब आप हाइयर पोजीशन में हो। इस चीज़ का भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। ये बात मैं पार्ट सी में इसलिए कह रहा हूँ और पार्ट बी में इसलिए नहीं, क्योंकि पार्ट सी में चॉइस बहुत ज़्यादा होती है क्वेश्चनों की, तो आप जनरली उन्हीं क्वेश्चनों को उठाते हैं जिनका आपको आइडिया होता है। पर पार्ट बी में एक तो चॉइस कम होती है और थोड़े रटने वाले क्वेश्चन भी आते हैं, तो क्या पता आप तुक्के मारने के चक्कर में उन क्वेश्चनों को उठा दें जिनका आइडिया आपको बिल्कुल भी नहीं है, या जिनके गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो इसीलिए आप पार्ट सी में तुक्के मार सकते हैं, पर हाइयर साइड में, ये याद रखना। अब
मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, जो भी मैंने ये पूरी स्ट्रेटेजी बताई है आप इसे एग्ज़ाम से पहले अपनी टेस्ट सीरीज में भी अप्लाई कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि टेस्ट में आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं या आपके मार्क्स इंक्रीज हो रहे हैं या नहीं। लास्ट पॉइंट मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, देखो वैसे तो एग्ज़ाम में मार्क्स पेपर पे ही डिपेंड करते हैं कि पेपर कैसे आएगा, पर फिर भी अगर आपकी स्ट्रेटेजी अभी बन जाती है और अपनी स्ट्रेटेजी को अगर आप टेस्ट सीरीज में फॉलो कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो मुझे लगता है कि आप एग्ज़ाम तक क्लियर हो जाते हैं कि आपको एग्ज़ाम कैसे देना है, और ये चीज़ बहुत अच्छी बात है कि आप जो भी चीज़ करने वाले हैं एग्ज़ाम में उसे आप पहले ही कर लें ताकि आपकी जो भी गलतियाँ हैं वो पहले ही सुधर जाए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा प्लीज़ आप PhD पोस्ट डॉक कम्युनिटी ग्रुप में जुड़ें, और लास्ट प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बहुत कम हो रहा है, देखने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं पर सब्सक्राइब बहुत कम कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।